बोलिए बोलिए, कहाँ थे? अनीता दीदी पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी बताएं। जी दादा पूछिए। हाँ, पूछना ये था कि पिछले समय में हम पिछले क्लास में जब चल रहे थे तो वहाँ उस क्लास में कहाँ तक हुआ था? दोषादि विज्ञानम जो था तो कहाँ तक हुआ? एक ताकि मिनट। मैं वहीं से शुरू करूंगा जी ना तो जी निकालना दादा। पड़ेगा ना। जी दादा। जी अब तब तक शेयर कर दीजिए दादा। जी दादा कफ का हमने किया था। कब का? जी जी क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने उसके पहले कफ का किया था आपने कंप्लीट। अच्छा ये भूख प्यास भ्रम ये यहाँ तक हो चुका था। नहीं नहीं, दोषादि विज्ञान में आप नहीं थे क्या? आपको वीडियो भी शेयर किया है ग्रुप में, आपने वीडियो देखा? दो शादी में थी सर, ये जो इससे पहले थर्सडे वाली क्लास में। जिस दिन दो शादी स्टार्ट हुआ था उस दिन मैं थी। जी 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 हाँ राइट राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वात पित्त और कब तक हो गया था, बिल्कुल जी जी करेक्ट है। जी और वृद्धि और क्षय की चिकित्सा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जी हाँ। मैं निकल रहा हूँ, कौन पे बात करें? तो लगभग वृद्धि में क्या चिकित्सा करनी चाहिए ये हमने जाना था। पित्त और कफ वृद्धि हो जाए तो क्या करना है? लंघन और तर्पण करना है, ये सब हमने जानकारी प्राप्त की। और वात वृद्धि में क्या करना? तर्पण और ग्रहणम करना है, ये हमने जानने की कोशिश की थी। और क्षय जब कम हो जाएगा तब क्या करेंगे? पित्त और कफ का क्षय हो जाए तो क्या करना? ग्रहणम करना। ग्रहणम का मतलब वही सारी चीजें जो खाने को देनी है जो कफ की वृद्धि करती हो या नरिशमेंट करती हो शरीर का, और पित्त की भी वृद्धि करती हो। वेरी सिंपल, जिसकी कमी हो गई है उसका आहार लेना है, और जिसकी कमी अधिकता नजर आए उसको त्याग देना है, यानी सम करने का प्रयास करना है। वात क्षय में क्या करना? लंघन करना है। वात क्षय यानी वात कम हो गया है शरीर में। वात यदि कम होता है तो क्या बढ़ता है? कफ बढ़ जाता है। वात और कफ दोनों इस एक तरह से तराजू के पलड़े के समान है। वो पलड़ा जो है हमें बैलेंस में करना होता है। यदि वात बढ़ेगा तो कफ की कमी हो जाएगी, और कफ बढ़ेगा तो वात की वृद्धि हो जाएगी। राइट, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्षय में हो गया। क्षय में क्या चिकित्सा करें? वात पित्त कफ तीनों में यदि क्षय हो तो क्या करेंगे? यदि पित्त और कफ में क्षय होगा तो क्या करेंगे? ग्रहणम करेंगे। और वात में क्षय होगा तो क्या करेंगे? लंघन करेंगे, यानी व्रत उपवास ऐसी चीजें करेंगे। तो यहां तक तो हमारा मैटर क्लियर रहा। अब हम चर्चा करने वाले हैं धातु, यानी धातु
जो शरीर का पोषण करे, धारण व पोषण करे। तो धातुएं क्या कहलाती हैं? जो शरीर का धारण करे और पोषण भी करे। 7 प्रकार की धातुएं मानी गई हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 प्रकार की धातुएं हमारे शरीर में होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र 7 प्रकार की धातुएं हैं। उसके बाद में 8वीं जो है ओज मान सकते हैं। 8वीं ओज मान जा सकती है। अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं। पहले रस बनता है शरीर में जो हम खाना खाते हैं, और उसके बाद में उसी क्या होगा? रस, रक्त, उसके बाद की धातु बनेगी मांस, है ना? रस बनेगा तो तुम्हें मिलेगा, रक्त मिलेगा, उसमें न्यूट्रिशन। यही क्रम वहां पर देखने को मिलता है शरीर में। तो रस, रक्त, स्मेत, मज्जा, तो धातुओं को हमें क्रम से रखना पड़ेगा। क्रमक 7 धातुओं को क्रम से याद रखना अनिवार्य है। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि अविकृत यानी प्राकृत, प्रकृति प्रदत्त यानी प्रकृति के द्वारा दिया गया लक्षण क्या हो सकता है? यानी अविकृत लक्षण क्या होंगे? हो तो शायद ये मैं बता चुका हूं, है ना? ये हो चुका है। तो विकृति होगी तो 7 धातुएं हमारे शरीर में। 7 धातु में कौन सी धातु विकृत हो जाए तो क्या आएंगी, ये हम करते। विकृत लक्षण को देखते हैं। दूषित हो गई, उसको खराबी आ गई, दूसरे दोष यानी टॉक्सिक मटेरियल उसमें जमा हो गए हैं, राइट? एक तो ये, या फिर वो सामान्य से कुछ घट बढ़ गया है, असामान्य हो गया है। ऐसे में लक्षण दिखेंगे, कोई चीज बढ़ जाएगी तो वृद्धि करने कहलाएगा, यानी ब्लड बढ़ गई तो वृद्धि। हमारा नेटवर्क चला गया था, सॉरी। इसलिए आप लोग उसको ग्रुप में से भी देख सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ शेयर। तो रस धातु यदि बढ़ जाती है शरीर में तो क्या होगा? रस का मतलब, रस जब भी बनना ज्यादा लगेगा, इसका मतलब समझ जाइए कफ वृद्धि के समान लक्षण दिखेंगे शरीर में। कफ पित्तवात जो हमने समझा था ना अभी, तो कफ वृद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखेंगे? कफ की वृद्धि के, यानी कफ जो बढ़ता है उसके बाद जो भी लक्षण दिखते हैं वो सारे के सारे लक्षण इसमें आपको दिखाई मिलेंगे। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सा हम
आकलन करने का प्रयास करेंगे। तो रस धातु बढ़ेगी तो क्या होगा? मंदा यानी भूख न लगने की कमी होना, गुरु भारीपन शरीर में, आलस वगैरह हो जाएगा। और क्या होगा? कफ के समान जितने दिखेंगे। कफ वाले लक्षणों में क्या होता है? डायबिटीज, है ना, ये सारी इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वो सब कफ की श्रेणी में आ जाती है। फैटी लीवर, शरीर में या फिर किसी अंग का घटना घटना नहीं बढ़ना। यानी कब बढ़ेगा? तो मैंने आपको बताया कब शरीर को क्या करता है? पोषण करता है। यानी किसी चीज की कमी कर रहा है, कमी है तो उसको बढ़ा देता है। तो कब बढ़ जाएगा? तो ऑब्वियसली सारी चीजें बढ़ जाएंगी। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी ये वृद्धिजन्य लक्षण है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, आपके पैरामीटर कुछ बढ़ गए, ये सब क्या है? वृद्धिजन्य लक्षण में काउंट हो सकते हैं। और भी उसको गहनता से जांचने का विषय है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखेंगे तो अभी, या फौरी तौर पे हम देखेंगे तो इस तरह से वो लक्षण वहां प्रकट होते दिखाई देंगे। यदि रस धातु कम हो जाए तो फिर क्या होगा? यदि रस धातु कम हो जाएगी तो क्या होगा? शोर यानी सूजन वगैरह होने लगेगी, क्योंकि वो जो अंग है वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन वैल्यू से दूर होने लगेगा, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? वहां पे आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कोशिकाओं के मध्य। अब जब कोशिकाएं लड़ेंगी, चपाती तो एक है, खाने वाला 10 है, तो फिर क्या होगा? मारा मारी हो जाती है ना। जैसे अपन वहां जाते हैं शादी के अंदर है, और वहां पर नान और चपाती रोटी, उसके लिए कैसे खींचाखाची होती है, दाल और प्लेट लेके खड़े हो जाते हो, और फिर जैसे ही आती है और उस पर लपक लेता है बंदा, जो भी होता है। रोटी सिक के बाहर आई नहीं होती, इससे पहले ही वो लपकना चाहता है। तो वही कंडीशन वहां होने लगेगी। तो वहां पर क्या होगा? सूजन हो जाएगी, कोशिकाएं भी एक दूसरे की चीज में झपट्टा मारने लगेंगी, एक दूसरे से उनकी फाइटिंग होने लगेगी, है ना। क्योंकि सबको जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वहां पे सूजन हो सकती है। रुक्षता, वहां पे ड्राइनेस आएगी, थकान हो सकती है। शब्द असहिष्णुता, जब भी रस धातु की शरीर में कमी हो जाएगी तो शब्द असहिष्णुता, हर व्यक्ति को ये कहते हुए सुनेंगे, अरे काय को बोले जा रहा है, बंद करो आवाज, है ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो। राइट, कई बार होता है ना ऐसे, हम घर पे बैठे होते हैं और फिर थकान हो जाती है, जब बोलते हैं अरे क्या है ये, यानी वहां पर कुछ वात की वृद्धि हो गई है या रस धातु की कमी हो गई है ना। तो ऐसी कंडीशन यानी न्यूट्रिशन वैल्यू वहां पर नहीं पहुंच पा रही, जिसके कारण है। नंबर 2 पर देखते हैं रक्त धातु। रक्त धातु बढ़ जाए, वृद्धिजन्य लक्षण देख रहे हैं हम, बढ़ जाए तो क्या होगा? विसर्प, विद्रधि, कफ, लालिमा, अग्नि नाश, प्लीहा वृद्धि, गुल्फ, कामला, वात रक्त, रक्त पित्त जैसी बीमारियां हो जाती। अब आपने शायद कुछ ने तो ये नाम पहली बार सुने होंगे, तो अपन इनकी चर्चा करते हैं। कुछ शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ वैसे बता देता हूं। अब इसको हम समझते हैं। विसर्प, विद्रही, मतलब कुल मिला के ये समझो कि अपने आधुनिक भाषा के अंदर समझना हो इन शब्दों का अर्थ इंग्लिश के दृष्टिकोण से, क्योंकि अब चिकित्सा तो अपने को आधुनिक हिसाब से समझ में आती है कि ये चीज बढ़ गया ब्लड के अंदर, है ना। तो चाहे जो भी ये संस्कृत में हिंदी में नाम हो, हालांकि इसी से ही जजमेंट लिया जाएगा, लेकिन फिर भी
हार्मोनिकल डिसऑर्डर समझा जाएगा इसको। क्या हुआ, रक्त में किसी चीज का बढ़ना, कोई चीज बढ़ गया है, किसी के प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं, किसी का WBC बढ़ गया है, किसी का RBC बढ़ गया है ना, ये सारी चीजें बढ़ी हुई नजर आएंगी तो क्या होगा, वृद्धि जन्य लक्षण में ये सारे गुण देखने को मिलेंगे। शरीर में क्या होगा, लालिमा आ जाएगी, ड्राइनेस, मतलब ड्राइनेस ना रह करके क्या होगा, वो अंग में जहां पर क्या हल्का हल्का सूजन सा महसूस होगा, गोल, है ना, वहां पे दर्द हो सकता है। कामला यानी पीलिया रोग जिसको बोलते हैं, तो पीलापन शरीर में ज्यादा दिखेगा आपको, है ना। या लालिमा, लाल और पीले कण ज्यादा बढ़ जाते हैं शरीर में, ऐसी कंडीशन जब हो जाती है रक्त धातु के बढ़ने से, तो पीलिया जैसे रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। प्लीहा वृद्धि, प्लीहा वृद्धि क्यों होगी, प्लीहा का मतलब होता है स्प्लिन, है ना। कुछ लोग बोलने लग जाएंगे प्लीहा का मतलब हिंदी में स्प्लिन, हिंदी में नहीं इंग्लिश में आजकल ऐसा ही होता है, हम हिंदी इंग्लिश के कंफ्यूजन में हैं। तो प्लीहा वृद्धि यानी प्लीहा स्प्लिन, स्प्लिन का क्या काम है, स्प्लिन ग्रेवयार्ड है बॉडी का। ग्रेवयार्ड मतलब क्या, मतलब ये है कि इसके अंदर RBC यानी रेड ब्लड सेल्स को दफनाया जाता है यहाँ पर, इसलिए उसकी कब्रगाह है। ग्रेवयार्ड बोलते हैं ना, कब्रगाह, जहां कब्र होती है ना। तो जैसे सरकार में वक्फ संपत्तियां होती हैं, ये आपके शरीर में वक्फ संपत्ति है, वक्फ। तो प्लीहा, प्लीहा क्या काम कर रहा है, प्लीहा ये वो काम करता है कि जितना भी ब्लड शरीर में होता है, उसके जब RBC की एक साइकिल होती है 120 डेज की, वो जब पूरी हो जाती है तो उसको डेड सेल मान करके वहां भेज दिया जाता है। कहाँ पर, प्लीहा यानी स्प्लीन में दफन करने के लिए। दफन मतलब ऐसा नहीं होता कोई कब्र बना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको इसलिए बोल दिया जा रहा है कि वहां पर क्या होगा, इसका कब्र में भी क्या होता है, किसी को दफना दिया है तो उसकी हड्डी मांस सब मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पर यही हो रहा है, हर चीज को एकदम अलग अलग कर दिया जाता है प्लीहा में। अब ये क्या करता है, करता ऐसे है कि शरीर के अंदर जो RBC होता है उसमें से RBC तो डेड हो गया, अब इसमें से आयरन जो होता है ना, वो आयरन कंटेंट तो बॉडी के काम का है, उसमें से ये छांट के अलग से निकाल लेता है आयरन को, और वो अपने पास रख लेता है, जिस किसी को जरूरत पड़ती है वापस दे देता है, राइट। तो ऐसे काम करता है, आयरन को अपने पास करता है और उसमें से येलो कंटेंट को अलग करके पिगमेंट बना करके वापस से लीवर को दे देता है, येलो पिगमेंट को। तो येलो कलर जो है, और येलो क्या करता है, येलो कलर आगे जाके लीवर उसको पित्त की थैली को दे देता है, पित्त बनता है, वो खाने को पचाने में हेल्प करता है। अब वो ज्यादा हो जाएगा शरीर में, यानी क्या होगा, फिर येलो कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो बॉडी में कामला जैसे यानी पीलिया जैसे रोग देखने को मिलेंगे, है ना। तो रक्त में रक्त धातु की वृद्धि जन्य लक्षण में देखोगे तो जब बढ़ जाएगा तो उसके जो चीज बढ़ जाएगी तो उसके डेड सेल्स भी ज्यादा पैदा होंगे, डेड सेल्स भी ज्यादा होंगे तो उसमें से येलोनेस भी ज्यादा पैदा होगी, येलोनेस भी ज्यादा होगी तो कामला रोग भी होगा। ये पूरा एक चेन है, साइकिल है, राइट। ऐसे इसको समझ सकते हैं। मान लो ये घट गया तो क्या होगा, क्षय जन्य यानी रस धातु की शरीर में कमी हो जाती है, यानी क्षय जन्य रोग हो गया तो फिर क्या करेंगे, यानी अम्ल एसिडिटी शरीर में बढ़ने लगेगी। शिशिर पीवीती यानी शरीर को क्या होगा, अंदर से तो गर्मी फील हो गई, ऊपर से सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये सारे क्रम देखने को मिलते हैं। रुक्षता यानी बॉडी में ड्राइनेस हो गया, और शिराशौथिल्य, शिरा का मतलब आपको पता है, नसें हमारी जो होती हैं इनमें सूजन आना, राइट।
नसों में तनाव दिखना, मोटी मोटी अलग से दिखती है ना कभी ऊपर की तरफ, ये। तो रस धातु का बढ़ना मतलब वात का बढ़ना भी माना जा सकता है। रस धातु का घटना, सॉरी, ये इधर तो घटना वाला है। अब आते हैं तीसरी धातु पर, मांस धातु। मांस धातु जब रक्त की पूरा अच्छे से निर्माण हो जाता है तो इसमें से जो कंटेंट बढ़ करके आगे की और मांस का यानी मसल्स का निर्माण करता है, तो ये वही मांस धातु है। ये गलगंड, ये गले के अंदर जो गलगंड है। अर्बुद, अर्बुद का मतलब गांठें शरीर में, ये भी कई प्रकार की होती हैं। कैंसर की भी गांठ इसी में शामिल है, उसको भी अर्बुद ही कहा जाता है। आयुर्वेद में कैंसर को भी अर्बुद कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि, किसी चीज का बढ़ जाना, है ना। और ग्रंथि यानी हमारी जो ग्लैंड्स हैं जितने भी, ग्रंथि अधिमांस यानी उसमें कोई वृद्धि हो जाना, जैसे फैटी लीवर हो गया, है ना। ये क्या है, मांस वृद्धि तो है एक तरह का। उदर वृद्धि यानी पेट में टमी फिट ना होकर के टमी बाहर निकलने लग गई, उदर वृद्धि, पेट की वृद्धि हो गई, है ना। खास तौर से कई बार ऐसे लोगों का जो स्टमक लटक जाता है आगे की तरफ, मोटा हो जाता है, इसके कारण रीढ़ की हड्डी में जोर पड़ता है और फिर रोग होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि जनने में क्या हुआ, गलगंड यानी गले के अंदर टॉन्सिल बढ़ जाना, गलगंड जिसको बोलते हैं, गले के अंदर गलगंड होता है, आपको पता ही है, ग्लैंड्स का बढ़ जाना। अर्बुद यानी कैंसर जैसी घटनाएं, वृद्धि बढ़ी हुई ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब ग्लैंड्स। अधिमांस यानी ज्यादा बढ़ जाना, उसमें मांस की वृद्धि हो जाना। और उदर वृद्धि यानी पेट का बड़ा होना या पेट की वृद्धि होना। अब देखते हैं क्षय जन्य में क्या कंडीशन हो। मांस का क्षय हो जाए तो क्या होगा, इंद्रिय दुर्बलता। मांस क्या कर रहा है, मांस लेपन का कार्य कर रहा है, मांस लेपन का कार्य करता है, हड्डी के ऊपर एक लेप बना हुआ है। तो इंद्रिय दुर्बलता हो गया। और गंड स्पिक, शुष्कता यानी वही ड्राइनेस हो जाना, ये सब। संधि वेदना, जोड़ों में दर्द, इस टाइप का, क्योंकि मांस कम हो जाएगा तो सारा लोड पड़ेगा हड्डियों पर। हड्डियां यदि कमजोर होंगी तो बड़ी दिक्कत होगी। ये एक और बहुत गहरा राज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हड्डी और मांस और मोटापा से जुड़ा हुआ ये राज ये है कि कैल्शियम की जब भी हड्डियों में कमी होने लगती है या शरीर में कमी होने लगती है, तो ये जो लीवर है ना आपका, बड़ा स्मार्ट है। ये क्या करता है, बॉडी के ऊपर फैट चढ़ाना शुरू कर देता है, बॉडी मांस बढ़ाना शुरू कर देता है शरीर में। तो मोटापा इसी से आता है। जैसी कैल्शियम जिसकी कमी दिखे ना, समझ जाओ मोटापा उसको होना पक्का है। तो जिनकी कैल्शियम यानी आप कैल्शियम की पूर्ति करेंगे तो आपका मोटापा कम हो सकता है, राइट। ये एक दूसरे के प्रति पूरक हैं, इनसे जुड़े हुए हैं। अब मेद धातु, मेद धातु की चर्चा करते हैं। तो मांस के समान ग्रंथि आदि, थोड़े परिश्रम में थकावट होना, श्वास, स्फिक, उदर, स्तन लटक जाते हैं महिलाओं के, पुरुषों के भी कई बार ऐसे बड़े हुए से नजर आते हैं, जैसे तो पता नहीं क्या हो गया, कोई बीमारी बीमारी तो नहीं हो गई। जनरली कोई चीज बढ़ जाती है तो हमको बड़ी टेंशन हो जाती है, कोई गांठ हो गई क्या, या कोई बड़ी बीमारी हो गई। डर तो लगता ही है आजकल, समस्या तो सभी के साथ है। तो ये सारे क्रम हमें देखने को मिलते हैं।
साथ ही मेद धातु की भी चर्चा करें तो मांस के समान ही ग्रंथि आदि थोड़े परिश्रम के साथ में, मतलब ग्रंथि जो है ना, ये सब इसका भी मांस धातु के समान ही मेद का चर्चा की जाती है। देखिए, मांस और मेद में केवल इतना ही फर्क है कि मांस और मेद, मेद आपका कोलेस्ट्रॉल है जिसमें थोड़ा सा लिक्विडनेस है, में थोड़ी सी मेद के बनिस्पत हार्डनेस है, ऐसे समझ लीजिए। तो मांस से शरीर का ऊपर का हिस्सा लेपन हो रहा है और मेद से आपका ब्रेन बन रहा है, आंखें बनती है, आंखों का संचालन होता है, ब्रेन का संचालन होता है, आपके जोड़ों के बीच का जो ये सारा प्रोग्राम है, साइनोवियल फ्लूइड जिसको बोलते हैं, ये सब का क्रम चलता है एक के बाद। साइनोवियल फ्लूइड का बनना है, ये सब ही इसी पर आधारित है। आपके लिए इसमें मांस धातु की हम जो चर्चा कर रहे थे, दोनों का अंतर हमने समझने का प्रयास किया, मेद और मांस का अंतर समझा। अब मांस धातु, यदि ये मेद धातु ये हमारे शरीर में बढ़े तो कौन कौन से रोग आएंगे? मांस के समान ग्रंथि, यानी मांस के समान जो ग्रंथि हैं उनमें ये कोलेस्ट्रॉल जब या इस टाइप का कोई भी चीज जमने शुरू होती है तो आपको पता है ब्लॉकेज से ज्यादा समस्याएं होती हैं। थोड़ा परिश्रम करो, थकावट होने लग जाती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड या कोई भी नाम दे सकते हो, जो भी शरीर के अंदर गंदगी जमा हो, टॉक्सिक मटेरियल जमा होता है, तो हमें ये थोड़ा सा मेहनत करते हैं और थकावट होना शुरू हो जाता है। श्वास लेने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में बड़ी समस्या होती है। सारी समस्याएं उसको देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं कि घट जाए तो क्या होगा मेद। तो मेद जब भी घटता है तो हम उसे खर्च करेंगे, सच बात तो ये, लेकिन हम जरूरत पड़ेगी तो करेंगे अब, क्योंकि अब उसकी इन्वेस्टमेंट तब तुम करो उसके ऊपर, जो तुम उस अपने ऊपर अपनी जो तुमने तुमको दिया पोर्शन। धन्यवाद। ये फिर बहुत सारे विचार आते रहते मेरे मन में भी। अब कुछ समझदारी हरी करेगा। मैं ना थोड़ा सा ये मैंने उसको किसी को घर में ना होते हुए मैंने चर्चा तो शुरू कर दी इस बात की चर्चा की। क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आपका आभार व्यक्त करती है क्लास। धन्यवाद जी। तो हम शुरू करते हैं वापस से। यानी प्लीहा जो वृद्धि है वो हमारी किससे हो रही है? मेद धातु के घटने की वजह से, है ना। मेद धातु घटेगी तो प्लीहा की वृद्धि होगी। और कटी शून्यता, यानी कटी का मतलब ये अपना जो कमर वाला हिस्सा है, इसमें शून्यता यानी कोई दर्द तकलीफ ऐसी सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और अंगों में कृष्टता, अंगों में शिथिलता होना स्वाभाविक है। क्या किया जाए इनका? अस्थि धातु, अस्थि धातु, अस्थि धातु क्या होगा? अधिक हो जाए तो क्या हो? तो आपको पता ही है, वो तो नाक की हड्डी बढ़ गई, ये बढ़ गई, वो बढ़ गई, कई बार ऐसे काम हमको देखने को मिलते हैं। तो अधि, अस्थि और आधे दांत, दांत जो है वो भी कई बार कुछ तो कहीं तो बड़े हुए दिखेंगे और कहीं घटे हुए, तो कई बार आधे दांत भी दिखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा लार्ज भी दिखते हैं। ये सब
अस्थि धातु की गड़बड़ की वजह से होते हैं। और यदि कमी हो जाए तो आपको पता है अस्थि वेदना, हड्डियों में दर्द होना, नख नाखून है, केश यानी दांत है, दंत है, इनका गिरना, बालों का गिरना। लोग पूछते हैं ना बाल क्यों झड़ रहे हैं, तो ये आयुर्वेद के अनुसार अस्थि धातु का हिस्सा है, राइट। उसके बाद में आता है नंबर मज्जा। और क्योंकि एंट्री भी करनी है, गड़बड़ नहीं कर देना, फोटो भेज देना जरा एंट्री करके। अरे किनका ऑडियो ऑन है? प्रमिला दीदी प्लीज ऑडियो ऑफ कीजिए, ओह अपना सॉरी। म्यूट कीजिए। हाँ ओके ओके, धन्यवाद। हाँ जी आओ। मज्जा धातु की चर्चा करते हैं। मज्जा का संबंध भी दादा आप एडमिन है जरा, ओ नहीं तो मैं बंद, आप कर दो, उनका म्यूट नहीं हो रहा। एक मिनट अभी मैं खोल पर भी हो गया म्यूट कर दिया उन्होंने, कर दिया कोई बात नहीं, आप करो, कंटिन्यू कीजिए प्लीज, कर दिया। तो देखिए मेघ धातु जो है सा डिफरेंस है मामला है। मज्जा धातु का हमको, मज्जा का मतलब बोन मेरो या इस टाइप का जो देखते हैं ना अपन, हड्डी के बीच का हिस्सा जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। और नेत्र आंखों का, और अंगों में गुरुता यानी शरीर में भारीपन, पर्वों में स्थूल मूल वाली असाध्य फुंसियों का होना। तो इस टाइप की जो फुंसी देखने को मिलती है ना असाध्य, यानी वो फुंसियां जाती नहीं है, लंबे समय तक चलती हैं जब ये वाली धातु में गड़बड़ होती है। तो इससे हमें समझना है बढ़ते हैं आगे को, और ये आपको क्लियर हुआ तो अब अपन शुक्र धातु पर चर्चा करेंगे। शुक्र का मतलब अतिकायता, अतिकामता, यानी सेक्सुअल डिजायर जो किसी से जुड़ी है, और अतिकामता जो है वृद्धि हो जाती है। शुक्र यदि बढ़ जाएगा शरीर में, शुक्र धातु बढ़ेगी तो ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, है ना। विपरीत लिंग वालों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है इसमें। और शुक्रास्मरी का मतलब, स्मरी इसको बोलते हैं जैसे पथरी वथरी जम जाती है ना शरीर में कोई पार्ट, तो ये कोई भी चीज का बढ़ना और जम जाना, शुक्रास्मरी यानी शुक्र जो है कुछ तो कभी कभी जब गाढ़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा शरीर में, ये जमने लगता है। ये जम जाता है तो फिर जब शुक्र निकलता है तो बहुत दर्द के साथ में तकलीफ में होता है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ है इसकी है, भारत के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर ये व्यवस्था हमारी जो मातृभूमि है, यहाँ की जो गर्मी है या बैलेंस है हमारे यहाँ का, इस बीमारी से बचा के रखता है। जबकि वहां पर दो ही मौसम है, और दो मौसम में या तो सर्दी होती है या फिर भयंकर सर्दी होती है, तो वहाँ सब कुछ जम जाता है। तो यहाँ वहाँ ये सारी परेशानियां देखने को मिलती है। अब शुक्र क्षय हो जाए, कम हो जाए तो क्या, तो शुक्र क्षरण हो तो देर से शुक्र क्षरण बड़ा देर से होता है, जब है ही नहीं कोई चीज, उसका प्रोडक्शन ही बॉडी में नहीं हो रहा तो निकलेगा क्या, तो ये एक समस्या रहती है प्रतिक्रिया के समय। और रस का आना, रक्त का आना, तो ब्लीडिंग, कई वो लोगों को ये शुक्र क्षय के साथ में ब्लीडिंग भी होती है और बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होती है।
ये बॉडी में ड्राइनेस के लक्षण है या पित्त की वृद्धि के लक्षण है। पित्त यदि बढ़ जाएगा ज्यादा तो क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में किसका इलाज करना है, तो पित्त का इलाज करना है ना। पित्त की कमी को ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने की आवश्यकता है। तो ऐसे आहार या ऐसी औषधियों की चयन करके वो लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे कर चक्कर। अभी ये सब हुआ है तो इसकी चिकित्सा क्या होगी, है ना। ये रोग तो हमको ये समझ में आया कि ये करने से ये रोग हुआ, ये करने से ये रोग हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता लग गया होगा रस धातु का मतलब शरीर को पोषण देने का काम। रक्त का नाम, रक्त धातु का नाम जीवन देता है। मांस धातु आपको लेपन कर रहा है, पूरे शरीर के ऊपर लेप बन के खड़ा है, सुरक्षा चक्र बना रहा है हड्डियों का। मेद धातु यानी स्नेहन कर रहा है। स्नेहन का मतलब जो दो अंगों के बीच में साइनेबल फ्लूइड या ये सब जो कुछ भी पैदा होता है ये सब स्नेहन कहलाता है। जोड़ों को घुमाना फिराना ये सब प्रदान करता है हड्डी के अंदर बहुत सारे हमारे छुपे हुए, जिसमें हार्ट मुख्य तरह, फेफड़ा है, इसके बाद स्प्लीन हो गया वगैरह, ये कई अंग जो हैं इम्पोर्टेंट अंग जो है शरीर के इसमें धारण किए होते हैं। मज्जा धातु का हमको पता है, ये पूरण का काम करता है। पूरण का मतलब ब्रेन को चलाना और आंखों को चलाना, यानी शरीर क्या करता है, ब्रेन जो है पूरी तरह से संचालित कौन करता है, शरीर को ब्रेन ही करता है, राइट। तो ये पूरण का कार्य कर रहा है। और शुक्र का मतलब गर्भोत्पादक करना। ये जान लिया। अब इसकी चिकित्सा के बारे में देखते हैं, चिकित्सा कैसे हो। ये सब तो हो गया। अब मान लो रस की वृद्धि हो जाए तो क्या करो, लंघन करो। रस की वृद्धि, रस धातु की वृद्धि हो जाएगी तो जो बढ़ गया है उसको कम करना है, कम करना तो लंघन करो। लंघन का मतलब व्रत उपवास ऐसा कुछ करो, है ना। उसको लंघन करना, उसको छोड़ देना है, उसको यूज नहीं करना है। वेरी सिंपल। तो जो चीज बढ़ गया है उसको कम करने के लिए उसको छोड़ देना है, उसका लंघन करना है। क्षय हो गया यानी घट गया तो उसको बढ़ा देना है, तो ग्रहणम करना है यानी उसका नरिशमेंट करना है। वेरी सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल। रक्त, रक्त स्राव और विरेचन। तो जो चीज बढ़ जाएगी, जैसे टंकी है, टंकी के अंदर पानी ओवरफ्लो हो जाता है, बाहर निकलने लगता है, गिरने लगता है। क्यों, टंकी भर गई, ज्यादा हो गया पानी तो बाहर निकल रहा है। ऐसे ही रक्त बॉडी में पूरा हो जाए और ज्यादा हो जाए तो शरीर से बाहर निकलने लगेगा, विरेचन। तो रक्त यदि वृद्धि हो जाएगी तो रक्त स्राव। ये रक्त स्राव, इसका उपाय क्या करो, किसी को डोनेट कर दो, है ना। ब्लड डोनेशन कैंप में जा करके डोनेट कर दो, इससे किसी का तो फायदा होगा। वैसे ही रक्त बढ़ गया है तो वो तो निकल जाएगा बॉडी से। कोई मरते हुए आदमी को रक्त की जरूरत हो तो हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं, यानी मानवता की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा दान किसी के जीवन को दे सकता है। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो रक्त हमारे यहाँ तो वैसे ही वेस्ट होना है, वो खराब होना है, या तो नक्सीर बन के निकल जाए या कुछ करके निकल जाए, ऐसे बढ़िया उसको डोनेट कर दो, विरेचन कर लो, है ना। तो और कम हो जाए तो क्या करो, ग्रहणम करो। कम हो गया तो उसको नरिश करो, जो ताकि ऐसी चीजों का खान पान करो जिसमें रक्त की वृद्धि हो जाए। और फिर भी नहीं हो रहा है तो उसको एक रक्त की बोतल लेके चढ़ा दो, हो जाएगी कमी की पूर्ति, राइट। मांस धातु कम हो जाए तो क्या करें, शस्त्र क्षार अग्नि कर्म। शस्त्र क्षार अग्नि कर्म यानी मांस धातु बढ़ जा रही है, वृद्धि हो गया है तो क्या करो, शस्त्र यानी आप क्षार यानी क्षार लवण जैसी चीजों का, क्षारी चीजों का प्रयोग करेंगे, एल्कलाइन चीजों का प्रयोग करेंगे,
है ना, तो मांस धातु घटने लगेगा। और अग्नि कर्म करेंगे, अग्नि कर्म का मतलब शरीर में अग्नि की वृद्धि करेंगे ताकि मांस धातु पिघलने लगे। कैसे करोगे आप? भाप स्नान ले सकते हो, अग्नि कर्म हुआ ये एक तरह का, अग्नि के थ्रू ही हो रहा है। तो ये क्या है? भाप स्नान अग्नि कर्म कहलाएगा। शस्त्र यानी ऐसी कोई चीज का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा वजन घटता हो, मांस घटता हो, राइट। तो शस्त्र क्रिया हो सकती है, कोई और प्रयोग हो सकते हैं। कम हो जाएगा तो ग्रहणम करना है। मेद धातु यदि बढ़ जाएगी तो क्या करना? लंघन करना है। और घट जाएगी तो ग्रहणम करना है, यानी उसको नरिशमेंट देना है। वेरी सिंपल, जो उसको खाने पीने की चीजें जो बढ़ाती है मेद धातु को, उसको यूज करेंगे। अस्थि यानी हड्डी बढ़ जाएगी, अस्थि धातु, तो इसका क्या करेंगे? पंचकर्म या वस्ती करो, ताकि शरीर के जो बड़े हुए पार्ट को निकाला जा सकते हैं, राइट। और कम हो गया तो फिर क्या करो? तिक्त द्रवों से वस्ती, दूध या घृत, दूध या घी से, या तिक्त यानी तीखे द्रव्यों से वस्ती देना, ताकि अग्नि की शरीर में वृद्धि हो। और घृत भी अग्नि का कारक है, राइट। तो ऐसा करना है। और मज्जा धातु की कमी हो, बढ़ोतरी हो जाए। टेढ़ा पामा फिर मंजी जी संभालिए। विक्रम उल्लंघन जी दादा यानी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखिए, कोशिश करें कि आप यहाँ जीवित अवस्था में यहाँ बने रहे क्लास में, तो आपके काम आएगी चीज। आत्मा कहीं, मन कहीं, खाली शरीर, वो तो निर्जीव अवस्था हो गया फिर तो, राइट। तो निर्जीव अवस्था से थोड़ा ये आपके, इसलिए मज्जा धातु बढ़ गया है, लंघन करिए। और तो क्या करो? मीठे, मधुर, तिक्त अन्न, मधुर यानी मीठा, तिक्त का मतलब कड़वा, अन्न, ऐसे प्रयोग करने हैं। और शोधन, सफाई करो, क्लींजिंग प्रोसेस करो। मज्जा बढ़ गया है तो, गंदगी है तो अंदर सफाई करो उसको, है। मज्जा धातु ज्यादा बढ़ गया तो उसको कम कर दो, शोधन करके, सफाई करके। और या फिर मैथुन, शोधन मैथुन, यानी आयुर्वेद में इस मैथुन को शोधन मैथुन की क्रिया बोला गया है। हस्त मैथुन, जिसको आजकल जबरदस्ती लोग अपनाए हुए हैं, कोई पिक्चर देखते हैं और फिर इस क्रम में लगे रहते हैं। तो आज की पीढ़ी को इससे बचने की आवश्यकता है। वैसे तो ये क्या करता है? शरीर में से क्षय पैदा करता है शुक्र धातु का। तो अन्य ऐसी बीमारी, ऐसे लोगों की थोड़े दिन में इम्यूनिटी खराब हो जाती है। तो इम्यूनिटी भी हमारी रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु अच्छे से बनेगी, पुष्ट हो जाएंगी, तब ही आगे की ओज धातु बनेगी जो इम्यूनिटी का काम करेगी बॉडी में, राइट। तो जब शुक्र धातु तक ही आपका नरिशमेंट पूरा नहीं होगा, शुक्र धातु को क्षय कर दिया जाएगा, तो इम्यूनिटी बनेगी नहीं, थोड़े दिन में बीमार होने लगेगा। तो इससे बचने की आवश्यकता है, जो आज हमारे समाज को एक भयावह स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। ऐसे ही कई सेंटर खुल चुके हैं जिनको आज लोगों को जरूरत पड़ती है, फर्टिलिटी सेंटर, वो ये वो इन्हीं के कारणों से हैं। तो इनसे बचने की आवश्यकता है। अपना परिवार, सुरक्षित परिवार, अपना घर, सुरक्षित घर। दूसरा क्या है कि मद, है ना, मद। मद का मतलब ये नहीं कि आप सीधे शराब में ही डूब जाओ। थोड़ा बहुत, जितना अरिष्ट और आसव जितने हमारे आयुर्वेद में काम करते हैं, उनका आप सेवन करो। यहाँ पर मद का मतलब ये कहा गया है। निंद्रा,
यदि आपकी कमी हो रही है, क्षय हो रहा है, तो क्या करो, नींद की लेने की आवश्यकता है। भरपूर नींद लो तो आपका सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो ये जो कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी। धातु क्षय वृद्धि का कारण। धातु क्या है? क्षय वृद्धि का कारण। अब ये धातु का क्षय और वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? तो हमारी कायाग्नि, जठराग्नि का ही एक अंश धातुओं में धात्वाग्नि के रूप में स्थित होता है, और धात्वाग्नि धातुओं को पचाती है। धात्वाग्नि जब मंद होती है तो धातुओं की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी जहां जिस धातु की अग्नि मंद हो जाएगी उस धातु में पाचन क्रिया बंद हो जाएगी, तो उसके अगली वाली धातु उससे नहीं होगी। ये तो क्या कर रही है? धातुओं को पचाती है। अग्नि कम होने से फिर वो जैसे मेद में आके फंस गया तो मेद धातु, अस्थि में फंस गया तो अस्थि में वृद्धि आएगी। वहां पर मांस की होगी तो मोटा बढ़ता जाएगा। कुछ लोग मोटे मोटे होते ही जाते हैं, गोल गोल राउंड राउंड। ये जो कारण है कि हमारे शरीर में नहीं पाए जाते हैं। जठराग्नि तो है ही है आपकी में, वात पित्त कफ की भी अपनी अग्नियां हैं, और उसके बाद में 7 धातुओं की ये अग्नि है यहाँ हमारे सामने। तो 7 और वात पित्त कफ 11 और 1 मेदाग्नि यानी भोजन को पचाने वाली अग्नि 12। तो इस तरह से 12 से 13 प्रकार की अग्नियां पाई जाती है। जठराग्नि और एक पूरे शरीर को खाना वाना पचाने, सिस्टम को चलाने के लिए जो होती है। तो जितनी कम धात्वाग्नि जितनी कफ धात्वाग्नि होगी, धातु उतनी ही ज्यादा बनेगी। कफ से जुड़ी हुई धातु अग्नि बढ़ेगी तो कफ भी बढ़ेगा, तो धातु अग्नि उतनी ही ज्यादा बनती चली जाएगी। धातु अग्नि के अति वृद्धि होने पर धातुओं का क्षय होता है। भाई कोई चीज अग्नि वृद्धि हो जाएगी, जिस चीज में जिस धातु में बढ़ जाएगी तो वो क्या होगी? पिघलने लग जाएगी, तो उसका क्षय होगा। राइट, ऐसे समझना है। पूर्व धातु के अधिक बनने पर अगली धातु भी अधिक बनती है। पहली धातु के क्षीण होने पर उत्तरोत्तर सभी धातुएं भी क्षीण हो जाती हैं। तो पहली धातु यदि क्षीण हो जाएगी तो उसकी अगली वाली धातु भी उसमें क्षीण हो जाएगी। मल, मल कितने प्रकार के बात है? 3 प्रकार के मल बताए गए। श्वेत मल और मूत्र। श्वेत यानी पसीना, मल मूत्र आपको पता है। तो इस प्रकार से 3 हमारे शरीर में ये पाए जाते हैं। करे यानी गंदा करे को मल कहलाएगा, मल कहलाएगा।
हमारा नेटवर्क भी उड़ गया। शेयर भी नहीं हो रहा। मैं होस्ट हमारे पास शिफ्ट हो गया, मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू। जी कंटिन्यू। यानी श्वेत, पसीना, मूत्र और मल, ये सारे हमारे शरीर के क्या कहलाते हैं? मल ही कहलाते हैं, जो शरीर को गंदा करते हैं। लेकिन इनमें शरीर को चलाने की बड़ी ताकत है। शरीर में ये कम हो जाएंगे तो शरीर आगे नहीं बढ़ेगा, और ज्यादा हो जाएंगे तो भी बड़ा मुश्किल है। अब जैसे मल को ले लो, अब किसी को पॉटी नहीं आ रही तो बड़ा परेशान रहता है बंदा, और किसी को दस्त लग जाए तो कितनी कमजोरी फील होती है। यानी उसमें जितना मध्यम रहो तो अच्छा है। यानी जो भी है वो मध्यम होना चाहिए, ना तो घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। दस्त लग के पूरा खाली हो गया तो बंदा खड़े होने के लायक नहीं रहता। तो ज्यादा हो जाए तो समस्या बनी रहती है। यानी मल को भी सम अवस्था में रहना जरूरी है। और ज्यादा हो जाएगा तो शरीर को हानि पहुंचाता है। अब हम देखते हैं अविकृत लक्षण, यानी ये शरीर में मध्यम रहे और विकृति इसकी ना हो, तो फिर क्या करता है? तो पुरीश, पुरीश क्या करेगा? ये अवस्टंभ धारण करने का काम करेगा। शरीर क्या करेगा? धारण करने का काम करेगा। और मूत्र, मूत्र क्या करेगा? क्लेद वाहनम, यानी क्लेद को बाहर निकालने का काम करेगा। इन्फेक्शन जितना भी होता है बॉडी में उसको बाहर निकालने का, यानी कचरे को बाहर निकालने का काम करेगा। स्वेद यानी पसीना, पसीना भी क्या करेगा? क्लेद विधृति, यानी क्लेद को धारण करना का काम करेगा। ये बैलेंस करके रखता है। जब ज्यादा होता है तो ये बाहर निकाल देता है, नहीं तो स्किन में मॉइस्चर बनाने के लिए बैलेंस करने का काम करता है। अब वो ज्यादा हो जाता है तो वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बैलेंस करता है, स्किन में मॉइस्चर बना रहे, नहीं तो स्किन ड्राई, कटी फटी ये सब होने लग जाता है। अब ये विकृत हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां देगा? राइट, खराब हो जाए तो कौन कौन सी बीमारी देगा? यानी कि इसमें क्षय हो गया, यानी मल मूत्र में कमी हो गई, किसी को दस्त लग गए और किसी को पॉटी बहुत ज्यादा बाहर निकल गई, शरीर से मल ज्यादा बाहर निकल गया और उसको कमजोरी फील हो रही, तो क्या होगा? पुरीश, पुरीश यदि बाहर ज्यादा यानी उसका क्षय हो जाएगा तो हृदय पाश में पीड़ा, यानी हार्ट के आसपास के एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है। वायु शब्द के साथ उदर में घूमती है। वायु शब्द के साथ, शब्द यानी गुड़गुड़ाहट के साथ, पेट में वायु यानी हवा, वात शरीर में, या वहां पेट में गुड़गुड़ाती। राइट, कम हो जाएगा तो ये होगा, ज्यादा होगा तो भी ये होगा, दिक्कत है। और वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? अधमान, आपो, गुरुता, वेदना यानी दर्द वगैरह होगा।
और पूरा जो शरीर में ये भारीपन महसूस होगा, और क्या होगा, अदमान यानी ऐसी बीमारियां जो शरीर के अंदर आपको, शरीर में भारीपन, पेट भारी, गुड़गुड़ाहट, और ज्यादा दर्द, तकलीफ, है ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है, बस वही वाले सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। मूत्र का मतलब पेशाब। पेशाब यदि क्षय हो जाए यानी अल्प मात्रा में हो तो कठिनाई के साथ में आना और विवर्ण होना, रक्त मिश्रित आना। विवर्ण का मतलब रंग उसका गहरा हो जाता है, डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, विवर्ण इसी को कहा जाता है। रक्त मिश्रित, फिर बाद में जाकर के इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो वो उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, क्षय हो जाए तो। और मूत्र वृद्धि हो जाए तो, ज्यादा जाए तो मूत्र त्याग करने पर संतुष्टि नहीं होती, है ना, और वस्ती में पीड़ा होती है। वस्ती यानी नाभि के नीचे का क्षेत्र वस्ती कहलाता है। पसीना, रोम च्युति, रोम च्युति यानी रोम, हमारा जो शरीर का जो रोम क्षेत्र होते हैं जहाँ से पसीना बाहर निकलता है, इनके अंदर कोई भी रुकावट या च्युति करेगा। और रोम स्तब्धता, त्वक स्फुटन होना, यानी वहां पर कोई ऐसी चीजें जो वहां पर क्षय हो जाएगा तो वहां पे ड्राइनेस होगा, स्किन फटेगी। मैं थोड़ा सा आम भाषा में बोलता हूँ, थोड़े टिपिकल शब्द हैं, है ना, इसको आम भाषा में बता देता हूँ। जब क्षय हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ड्राइनेस हो जाएगी। ड्राइनेस हो जाएगी तो फिर क्या होगा, स्किन फटने लग जाएगी, स्किन पे वाइट रेशेज आ जाएंगे, या और भी ब्लैक सारे रेशेज भी होने लग जाएंगे, है ना, इस तरह की चीजें होने लगी। और वृद्धि हो जाए तो फिर क्या होगा, वो के साथ में पसीना आता है, पास वाला पोजीशन। कंडू होना, ठीक है, तो ये सारा जो काम है ऐसी समस्या दे सकता है। अब तो क्या चिकित्सा करें, तो क्या चिकित्सा करें, अतिसार नाशक चिकित्सा। अतिसार ये पुरुष यानी वृद्धि होगी, ज्यादा बाहर शरीर से निकल रहा है तो अतिसार का मतलब दस्त। दस्त हो गया है तो दस्त को नाश करने वाली चिकित्सा करें। और क्या करें, क्षय हो गया है तो मल बचता ही नहीं शरीर, है ना, क्षय हो गया है तो जो उड़द, राजमा, भेड़ बकरी के मध्य भाग का मांस प्रयुक्त करें। यानी आयुर्वेद सबके लिए बना है, धरती के हर कोने के लिए। जहाँ मांसाहारी लोग रहते हैं वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ शाकाहारी लोग रहते हैं, क्योंकि हर जगह शाक सब्जी नहीं मिलती। अमेरिका में चले जाइए, वहाँ मौसम ही ऐसा है, कुछ उगता ही नहीं है। कई जगह उगता है कुछ चीजें और कुछ नहीं उगती हैं। तो कई परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें मांसाहार ही उनका आहार होता है। तो यहाँ उसको लेकर के वर्णन किया है, क्योंकि हम लोग सनातनी है, सनातन है, समाप्त न होने वाली सभ्यता के हिस्सा हैं। वो पूरी सृष्टि की बात कर रहा है। तो क्षय हो जाएगा तो ऐसी जब ज्यादा हो जाता है तो प्रमेय होता है। प्रमेय उसका है तो कहा गया है कि प्रमेय नाशक चिकित्सा तो डायबिटीज जैसी बीमारियों
IBD नहीं, मतलब प्रमेय का मतलब यूरिन नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत है, उसमें कोई शुक्र आके उसका अणु वाला भाग फंस गया है तो भी दिक्कत है, वहां कोई रुकावट जो भी आ रही है तो प्रमेय नाशक चिकित्सा करें, ऐसा वो भी प्रमेय का ही हिस्सा कहलाता है। क्षय हो गया तो क्या करें, मूत्र कुछ नाशक चिकित्सा करें, यानी पेशाब ज्यादा आ रहा है तो भी इसकी चिकित्सा करें और कम आ रहा है तो भी इसकी चिकित्सा करें। इसको हम पंचकर्मा में समझेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल चिकित्सा का चिकित्सा क्या है, पंचकर्मा है, राइट। तो पंचकर्मा तो यहाँ बता नहीं सकते वो लोग, तो उन्होंने हमारे सिलेबस में ये सारी व्यवस्था कर दिया भाई ये नाशक चिकित्सा करें। तो पंचकर्मा में इसको हम बारीकी से समझेंगे क्योंकि लंबी चिकित्सा है, छोटी नहीं। स्वेद, स्वेद का मतलब पसीना। स्तंभन, यदि वृद्धि हो गई है, बढ़ गया है शरीर में, तो स्तंभन वो शीतल उपचार करें। स्तंभन पसीना, सॉरी रुका नहीं है, बढ़ गया है शरीर में बहुत ज्यादा, रोकने पानी की कमी, तो ऐसी चिकित्सा करना जिसमें पसीना बहुत ज्यादा निकल उसको रोकने का करना है, कि वो मध्यम रहे, ना तो ना पूरी तरह से बहे। को लेकर के उस पर मसाज यानी मालिश करनी है। थैंक यू। तो ये मालिश करनी है उसकी, और तो आप होता है आयुर्वेदिक आरिष्ट और आसव जैसे कंटेंट देना है, और चिकित्सा है गर्म होती है, आ गया। तो समय भी हो चला है और आज हमारा फिर वापस नेटवर्क चला गया, ये कह रहा है कि भाई बंद करो। इसका भी बात मान ली जाए। तो हमारी कहाँ तक हुई चिकित्सा की बात, हम जो चर्चा कर रहे थे ये अगले हफ्ते हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक हमारा स्वेद यानी पसीने तक हो गया है, और अभी जो हमारा पीपीटी है उसका पेज नंबर 13 चल रहा है। 13 यानी अब 13 के नीचे वाले 13 चैप्टर मतलब से बात करेंगे, ओज से बात करेंगे। आप याद रखेंगे, अगली बार मुझे आशा है कि आप याद दिला सकेंगे कि हम ओज पर चर्चा करनी शेष है। इसी के साथ में सभी को नमन प्रणाम। प्रणाम दादा। जी प्रणाम सागर। अरे आप एंड कर देते दादा, कुछ ट्रांसफर कर End? दिया क्या? वो तो कट गया था मेरा उसका। ओके ओके, हाँ ठीक है, एंड करो मैं। उड़ गया ना। हाँ जी कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार। ओके जी प्रणाम, नमस्कार।